हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से, खैरियत से, एकदम बढ़िया, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे हैं और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज इस चैनल में मैं एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाला हूं और वो नया टॉपिक है क्रिकेट। तो देखिए, मेरी ज़िंदगी में ऐसे दो फील्ड्स हैं जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट हद से ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि मैं इन दोनों फील्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ। एक है सिनेमा, जिसको लेकर मैं यहाँ वीडियोस अक्सर लाता रहता हूँ, और दूसरा है क्रिकेट। तो क्रिकेट वो एकमात्र स्पोर्ट है, एकमात्र वो खेल है जो मैं देखना और खेलना दोनों पसंद करता हूँ। हालांकि आजकल क्रिकेट खेलने का मौका मिलता नहीं है। गली क्रिकेट पहले खेला करता था, मतलब अपने घर के सामने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। आजकल होता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन क्रिकेट पे मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि क्रिकेट को लेकर मुझे कुछ वीडियोस यहाँ बनाने चाहिए। तो आज से मैंने ये शुरुआत करी है। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा क्रिकेट को लेकर। तो अब इस वीडियो के लिए आप सबसे मुझे प्यार और आशीर्वाद चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अब शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। तो देखिए, भारतीय मेंस क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में उनको लिमिटेड ओवर्स सीरीज खेलना है, वनडे और T20s। तो वनडे सीरीज वो ख़त्म हो चुका है और इंडिया वो सीरीज 2-1 से हार चुका है। तो ये वनडे सीरीज इंडिया क्यों हारे और इस वनडे सीरीज पर लोगों की इतनी कड़ी नज़र क्यों है, इस सीरीज को लेकर इंटरेस्ट मतलब क्यों हद से ज़्यादा है, इन सब की एनालिसिस या डिटेल्स में करने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो रीज़न एनालिसिस करूंगा वो ये है कि ये वनडे सीरीज इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, मतलब इतना कड़ी नज़र लोगों पर क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये वनडे सीरीज। तो देखिए, पहले तो 2027 वर्ल्ड कप होने वाला है, 2027 50 ओवर का वर्ल्ड कप। तो उसका प्रिपरेशन भारतीय टीम ने इसी वनडे सीरीज से मतलब शुरू किया है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि आजकल वनडे मैचेस इतने ज़्यादा नहीं खेले जाते। टेस्ट और T20 मैचेस वनडे से ज़्यादा खेले जाते हैं और ये भी सिर्फ 3 मैच की सीरीज़ है। और ऊपर से ये वनडे सीरीज़ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। सेना कंट्रीज में से एक, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों में भारतीय टीम के लिए खेलना और जीतना बहुत मुश्किल होता है। क्या है कि वहाँ पर जो गेंद है वो हद से ज़्यादा स्विंग करता है और हद से ज़्यादा बाउंस भी करता है। और ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया में एक पिच है, पर्थ, एक जगह है पर्थ में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको फास्टेस्ट मतलब क्रिकेट पिच माना जाता है, फास्टेस्ट क्रिकेट ट्रैक, जहाँ पर बॉल हद से ज़्यादा बाउंस और हद से ज़्यादा मतलब बॉल तेज़ी से आता है। बाउंस भी सबसे ज़्यादा होता है उस पिच पर और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बॉल आता है आपकी तरफ। मतलब वहाँ पे जितने गेंदबाज होते हैं ना, खास करके मतलब तेज़ी से तेज़ गेंदबाज, पेसर्स, वो हद से ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। आपको दिन में तारे और रात को सूरज दिखाई देगा। आपको दिन में तारे और रात को सूरज दिखाई देगा जब आप पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना करते हो। ये बिल्कुल ऐसी पिच है और ऐसी पिच पे भारतीय टीम का पहला वनडे मैच पड़ी। तो ये 2 रीजंस गए। और एक अब तीसरा रीजन है रोहित शर्मा, विराट कोहली के फॉर्म को लेकर। उनके वनडे में क्या फ्यूचर है, तो इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके दिल और दिमाग में। क्यों? क्योंकि देखिए, तीनों फॉर्मेट्स होते हैं क्रिकेट में, वनडे, टेस्ट और T20। इसमें से टेस्ट और T20 इन दोनों फॉर्मेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना हाथ धो लिया है, वो रिटायर हो गए इन दोनों फॉर्मेट से। तो उनके लिए बचता है सिर्फ वनडेज। अब वनडे सालों में 3 या 5 से ज़्यादा तो होता नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये इनका पहला वनडे सीरीज़ है। तो 8-9 महीने तक इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला और ना ही आजकल ये डोमेस्टिक मैचेस खेलना पसंद करते हैं।
तो डोमेस्टिक मैचेस भी नहीं खेलना, ऊपर से तीनों में से 2 फॉर्मेट से रिटायर भी हो गए। तो ऐसे में ये वनडे सीरीज के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ऐसे में ये वनडे सीरीज कैसे अच्छे खेलेंगे। तो इस सवाल को दिमाग में रखकर रोहित शर्मा से उनकी कप्तानी छीनकर वो कप्तानी अब शुभमन गिल को दिया गया है। देखिए, शुभमन गिल टेस्ट में तो कप्तान है ही, अब वनडेज में भी वो कप्तान बन गए और ये बतौर कप्तान उनके लिए पहला वनडे सीरीज था। ये शुभमन गिल के लिए पहला वनडे सीरीज था बतौर कप्तान। तो इसलिए इस वनडे सीरीज पर लोगों की कड़ी नजर थी कि अब इस वनडे सीरीज में होता क्या है। रोहित शर्मा से उनका वनडे कप्तानी छीन गई, ऊपर से रोहित और विराट, इन दोनों के ओडीआई फ्यूचर पर काफ़ी सवाल पैदा हो रहा है। और ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि इनका सपना है 2027 वर्ल्ड कप खेलने का, और 2027 50 ओवर का वर्ल्ड कप ये साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका में। तो तब तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे और विराट कोहली वो 38 साल के हो जाएंगे। अभी तो रोहित शर्मा 38 का और विराट कोहली 36 के हैं। तो ऐसे ये लोग वनडे सीरीज खेलने आएंगे तो कैसे चलेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, उनके उनके अचीवमेंट्स, उनके क्रेडेंशियल्स, इस बात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। खासकर विराट कोहली सबसे पॉपुलर क्रिकेटर है, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन में से एक है। विराट कोहली ने भारतीय टीम को कितने मैचेस जीता है और कितने मैचेस उन्होंने चेस करके भारतीय टीम को जिताया है, ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके काबिलियत पर हम कोई शक नहीं कर सकते, ना ही रोहित शर्मा के काबिलियत पर हम शक कर सकते। उनके कप्तानी में भारतीय टीम ने अपना T20 वर्ल्ड कप जीता 2024 में, और फिर इस साल चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे हाथ आई रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो देखिए, इनके टैलेंट पर, इनके काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज के एथिक्स के अनुसार अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हो और ऊपर से आप तीनों में से 2 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हो, आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट के लिए अचानक से खेलने आ जाते हो, वो भी बिना कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, तो हो सकता है कि सिलेक्टर्स आपको आगे शामिल ना करें। हो सकता है कि आपको आगे टीम इंडिया में खेलने का मौका ना मिले अगर आपका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो। और ये जो मतलब एथिक्स है, ये राहुल द्रविड़ बतौर कोच इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने ये नियम बनाई थी कि हर एक भारतीय खिलाड़ी टीम में शामिल होने से पहले उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, रणजी खेलना पड़ेगा, शायद मुश्ताक अली खेलना पड़ेगा, तभी टीम इंडिया में उनको जगह मिलेगा। लेकिन फिर भी आजकल भारतीय खिलाड़ी जो है ये कोशिश करता है कि इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ना पड़े। आजकल भारतीय क्रिकेटर्स में ये एटीट्यूड क्यों आ गई, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ भारतीय खिलाड़ियों को मजबूरन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होता है। तो खैर छोड़िए, वो तो अलग बात है। तो ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी इसीलिए छीन ली गई क्योंकि सिलेक्टर्स को इस बात का डर भी है कि उनका उम्र 38 साल का हो चुका है। अब वो कितना फिट रहेंगे और वो कितना खेलेंगे किसी को कुछ पता नहीं। अगर वर्ल्ड कप 2027 से पहले रोहित शर्मा बाई चांस रिटायर हो जाते हैं तब तो मुश्किल हो जाएगी टीम इंडिया के लिए, है कि नहीं? इसलिए शुभमन गिल को पहले ही कप्तानी सौंपी गई। और ये वनडे सीरीज जो है अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया हार गई। तो इसके हारने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। तो पहला रीजन है टू मच बिजी शेड्यूल। तो देखिए, 28 सितंबर भारतीय टीम ने एशिया कप T20 जीता। यूएई में वो एशिया कप T20 चल रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने फाइनल खेला। उसके तुरंत 4 दिन के अंदर वेस्ट इंडीज इंडिया में आकर पहला टेस्ट मैच खेलता है। उनका 2 टेस्ट मैच का सीरीज उनको खेलना था, तो उनका पहला टेस्ट मैच उनको खेलना पड़ गया 2 अक्टूबर को। यानी कि यूएई में एशिया कप T20 जीतने के फौरन बाद भारतीय टीम को इंडिया जाकर टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ गया। तो उनको बीच में रेस्ट मिला नहीं।
और उस T20 टीम से शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह ऐसे 2 खिलाड़ियों को टेस्ट सीरीज खेलना पड़ा, तो इन्हें ठीक से रेस्ट मिला ही नहीं है। मतलब अक्टूबर 2 से अक्टूबर 12 तारीख तक इनका ये टेस्ट सीरीज चला, तो किसी तरह अक्टूबर के 12 तारीख टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर यही भारतीय टीम फिर ऑस्ट्रेलिया चली गई वनडे T20 सीरीज खेलने। अब आप खुद ही सोचिए, 1 हफ्ते के अंदर हड़बड़ी में अचानक से ऑस्ट्रेलिया जाकर पहला वनडे खेलना, क्या ये बहुत अच्छी बात है? क्या भारतीय टीम को काफ़ी वक्त मिला प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है बॉस, इंडिया नहीं है। इंडिया की कंडीशंस और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो कोई सीरीज़ खेलने, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए आपको काफ़ी वक्त गुजारना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस मैचेस तक खेलने पड़ते हैं। कोई प्रैक्टिस मैच नहीं, कोई वक्त मिला नहीं, किसी तरह ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए और ऑस्ट्रेलिया में लैंड होते ही नेट्स में आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया और फिर आपका पहला वनडे मैच आप किसी तरह पर्थ में खेलने उतर गए। तो ये काफ़ी वक्त तो मिला नहीं भारतीय खिलाड़ियों को, और ऊपर से पर्थ में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बारिश के चलते मैच बीच बीच पे रुक रहा था और 50 ओवर का मैच कम के 26 ओवर का हो गया। तो भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही खराब थी। टॉस हारकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करना पड़ गया, तो भारतीय टीम की शुरुआत जो है बहुत ही खराब रही। बल्लेबाज बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब गेंद इतनी तेजी से आ रहा था और इतना बाउंस हो रहा था, वो बाउंस और वो पेस के साथ भारतीय बल्लेबाज बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। मतलब कोई भी भारतीय बल्लेबाजों को ठीक से रन मिला नहीं। ऊपर से रोहित शर्मा वो सिर्फ 8 रन बना के चलते बने पहला मैच में, और विराट कोहली वो 0 बना के आउट हो गए, और शुभमन गिल को भी कुछ खासा रन मिला नहीं। शुभमन गिल जो कप्तान है, मतलब ये पहला मैच ही नहीं, तीनों वनडे मैच मिलाकर शुभमन गिल का परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन बहुत ही घटिया था, बहुत ही खराब था, क्योंकि तीनों में से एक भी मैच में उनको बड़ा रन नहीं मिला। तीसरा मैच में शुभमन गिल ने 24 रन बनाया, वरना इससे पहले 2 मैचेस में शुभमन गिल को डबल फिगर्स भी नहीं मिला। मतलब डबल फिगर्स में भी ये रन नहीं बना पाया। कभी वो 6-8 ऐसा रन बना के वो आउट हुए। और विराट कोहली थर्ड वनडे में उन्होंने कुछ 62-63 रन का नाबाद पारी खेला, लेकिन इससे पहले 2 मैचेस में विराट कोहली ने 0 बनाया। तो बॉस इतना कम टाइम में वो कैसे प्रिपेयर होते? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा रीज़न था भारतीय टीम की घटिया फील्डिंग। एशिया कप T20 से हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय टीम के जो फील्डर्स हैं वो तमाम कैचेस छोड़ रहे हैं। गेंद हाथ में आ गया, सिटर था और यूँ छोड़ दिया, ये गेंद हाथ में आया, यूँ छोड़ दिया। एशिया कप T20 में भी उनकी एक घटिया फील्डिंग थी, और यही घटिया फील्डिंग हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला, खासकर कि सेकेंड मैच जो कि एडिलेड में खेला गया। मतलब सेकेंड मैच में भी हमने देखा भारतीय फील्डर्स ने बहुत सारे कैचेस और रन आउट अपॉर्चुनिटीज छोड़ा है। मतलब 10 में से 8 बार विकेट पर गेंद लग जाता है फील्डर्स के। ऐसे करीब रन आउट अपॉर्चुनिटीज भारतीय टीम ने मिस किया सेकेंड वनडे में। और दूसरा वनडे भारतीय टीम ने पहला वनडे से तो बेहतर खेला था, क्योंकि पहला वनडे में 26 ओवर के अंदर भारतीय टीम ने सिर्फ 136 रन बनाया था, जो कि बिल्कुल काफ़ी नहीं था। और डीएलएस के अनुसार भारतीय टीम का यह स्कोर 5 रन और कम हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया वो पहला वनडे बहुत ही आराम से जीत लिया, बिना किसी मुश्किल के। सिर्फ 2 या 3 विकेट उन्होंने गंवाया था। और दूसरा वनडे मैच जो एडिलेड में खेला गया, वहाँ पर भारतीय टीम ने 263 रन का स्कोर खड़ा किया 50 ओवर पूरा बैटिंग करके। लेकिन ये स्कोर
सेकेंड वनडे ये स्कोर थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। मतलब एडलेड का वो पिच 290-300 के लायक था। उस पिच पर अगर ठीक से बैटिंग किया जाए तो 290 से 300 रन बनाना वो कोई बात नहीं होती, लेकिन भारतीय टीम ने सिर्फ 263 रन बनाया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 25 से 30 रन भारतीय टीम शॉर्ट थी। भारतीय टीम 25 से 30 रन शॉर्ट था, ठीक है। और उसके ऊपर भारतीय टीम के फील्डर्स ने तमाम कैचेस छोड़े, तमाम रनआउट अपॉर्चुनिटीज मिस किया। ऑस्ट्रेलिया वो मैच 2 विकेट से जीता। मैथ्यू शॉर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए 74 रन का पारी खेला, उनका 3 कैचेस भारतीय फील्डर्स ने छोड़ा है। आप कैचेस छोड़ोगे, आप रनआउट्स मिस करोगे, तो आप ये उम्मीद कैसे लगा सकते हो कि आप मैच जीतोगे, है कि नहीं। आप कैच छोड़ोगे, कैच छोड़ा यानी मैच छोड़ा। कैचेस विन यू मैचेस, कैच छोड़ा मतलब मैच छोड़ा, जो एडलेड में भारतीय टीम के साथ हुआ। एक और रीजन इस सीरीज हारने के पीछे वो है सिलेक्शन। जो टीम सिलेक्ट हुआ ना, उसको लेकर भी बहुत सारा सवाल पैदा हुआ है। पहला, रविंद्र जाडेजा वो ओडीआई टीम में शामिल क्यों नहीं है। जाडेजा ने सिर्फ T20 से रिटायरमेंट लिया है, टेस्ट या वनडे से रिटायरमेंट नहीं लिया उसने। बहुत ही एक्टिवली क्रिकेट खेलते हैं और ये क्लियरली 3 डिमेंशनल प्लेयर है और बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। भारतीय टीम के लिए अभी शायद सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा है। ये स्पिन गेंदबाजी करते हैं, ये बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं और साथ में इनका फील्डिंग भी बहुत तगड़ा है। तो आपने ऐसा खिलाड़ी को वनडे टीम से बाहर कैसे रख लिया। ऊपर से ये इतने एक्सपीरियंस्ड है, विराट कोहली के उम्र के हैं, 36 साल के हैं वो, इतने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, आपने उनको बैठाकर उसके जगह वॉशिंगटन सुंदर को अपने टीम में शामिल किया। और पूछे जाने पर अजित अगरकर ने यह लॉजिक दिया कि ऑलरेडी इस भारतीय टीम में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को हमने शामिल किया है। एक है अक्षर पटेल और दूसरा है कुलदीप यादव। तो वहाँ रविंद्र जाडेजा का मतलब शामिल होना बहुत मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसलिए उसके जगह हमने वॉशिंगटन सुंदर को लिया है। पर इस एक्सप्लेनेशन का भी कोई मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाई वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने ऐसा कोई तीर नहीं मार लिया इस वनडे सीरीज में कि जिससे जाडेजा का एब्सेंस वो जस्टिफाई हो सके, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर से उतना अच्छा बल्लेबाजी हुआ नहीं। हालांकि गेंदबाजी के मामले में वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट्स लिए, पर 1 या 2 से ज़्यादा विकेट तो नहीं मिला उनको पर मैच। तो वॉशिंगटन सुंदर से ज़्यादा यूजफुल जाडेजा साबित होते। उनके पास एक्सपीरियंस था, उनके पास वो कमाल था, वो फील्डिंग बेहतरीन करते हैं और बल्लेबाजी भी बेहतरीन करते हैं। उनके पास वो एक्सपीरियंस भी था जो कि बहुत काम आता। पता नहीं सिलेक्टर्स को क्या सूझ गया कि उनको बाहर रखा। और फिर मोहम्मद शमी, उनके फिटनेस को लेकर सिलेक्टर्स ने उतनी अच्छी तरीके से खबर लिया नहीं। तो मोहम्मद शमी ज़ोर ज़ोर से कहते रहे कि भाई मैं फिट हूँ, आपने मुझे शामिल क्यों नहीं किया। तो जब अजित अगरकर यानी चीफ सिलेक्टर से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब ये आया कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि मोहम्मद शमी फिट है। उनको लगा था कि मोहम्मद शमी अनफिट है। लेकिन यही मोहम्मद शमी कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक मैचेस खेले जा रहे हैं, डोमेस्टिक मैचेस में ये विकेट्स लिए जा रहे हैं, फिर भी इनका टीम में जगह नहीं बनता। तो पता नहीं इसका क्या कारण है कि उनका टीम में जगह नहीं बना। तो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि इतना अच्छा खेलने के बावजूद, डोमेस्टिक मैचेस लगातार खेलने के बावजूद वनडे टीम में मोहम्मद शमी के लिए जगह बनता नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि मोहम्मद शमी को इंज्योर होने का बहुत मतलब आदत है उनका इंज्योर होने का, क्योंकि उनको इंजरीज बहुत होते रहते हैं। उनका फिटनेस उतना अच्छा नहीं है।
एक दो मैच खिलाने के बाद मोहम्मद शमी इंजर्ड बहुत होते हैं, लेकिन इस वनडे सीरीज के लिए वो फिट थे, उसके बावजूद उनका जगह नहीं बना। और एक और सिलेक्शन गलती, एक और मतलब मिस्टेक है हर्षित राणा। हर्षित राणा को अभी मिस्टेक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर्षित राणा को जितना भी मौका मिला है, जितना भी उनको मौका मिला है, उसके अनुसार उन्होंने अच्छा खेला नहीं है। गौतम गंभीर हर्षित राणा को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी बैक करते हैं, लेकिन हर्षित राणा अभी तक हमारे उम्मीदों पर नहीं खड़ा हो पाए। हर्षित राणा वो 150 के ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं, उनका बॉलिंग स्पीड बहुत बढ़िया है, 150 के ऊपर ये बॉलिंग करते हैं, 145 के ऊपर उनका 140 के ऊपर एवरेज पेस है, 145 150 की स्पीड पे बॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन उनका लाइन लेंथ कुछ सही नहीं रहता, बल्लेबाजों से मार पे मार पड़ता है। एशिया कप T20 में भी उनको बल्लेबाजों से बहुत छक्के चौके पड़े, और इस वनडे सीरीज में भी हर्षित राणा बहुत छक्के चौके खाए। हालांकि दूसरा वनडे में हर्षित राणा ने 18 गेंदों में 24 रन का नाबाद पारी खेला था, उनके वजह से भारतीय टीम 250 रन पार कर पाई, वरना उस मैच में भारतीय टीम की मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर का इतना घटिया बैटिंग परफॉर्मेंस था कि शायद ये 250 रन भी नहीं बना पाते। जहाँ पर 280-90 बनना चाहिए था, वहाँ पर भारतीय टीम का ये मिडिल लोअर मिडिल ऑर्डर ने बहुत घटिया क्रिकेट खेला है। उस मैच में रोहित शर्मा ने 73 रन का पारी खेला था और श्रेयस अय्यर ने 61 रन की। उसके बाद अक्षर पटेल ने 44 रन का पारी खेला, उसके बावजूद भारतीय टीम सिर्फ 263 रन ही बना पाई। वो तो अंत में हर्षित राणा ने 18 गेंद में 24 कर दिया, वरना 250 रन भी पार नहीं होते। लेकिन उस मैच में हर्षित राणा की गेंदबाजी कुछ खास नहीं थी। जैसे कि पहला मैच में हर्षित राणा का इकोनॉमी कुछ 8 या 9 के बीच था, और दूसरा मैच में भी हर्षित राणा पहले तो 2 विकेट्स उन्होंने चटका लिए, पर उसके बाद उनको इतना मार पड़ गया कि वो मैच भारतीय टीम हार गई। हाँ, तीसरा यानी आखिरी वनडे में हर्षित राणा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी। उन्होंने 39 रन देकर 4 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे। तो ये एक मैच था जहाँ पर उन्होंने एक जस्टिफाइंग परफॉर्मेंस दिया था। अब देखते हैं हर्षित राणा आगे क्या करते हैं, और गौतम गंभीर जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इससे तो एक बात साफ है कि उनको आगे जाके भी बहुत सारा मौका मिलने वाला है। लेकिन उनको लेने के चक्कर में बहुत सारे काबिल खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठ जाते हैं। यशस्वी जायसवाल जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलने लायक है, उनका जगह नहीं बनता, उनका जगह बनता ही नहीं है टीम में, तीनों फॉर्मेट में खेलने लायक होने के बावजूद। हाँ, वनडे के स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल शामिल थे स्क्वाड में, लेकिन उनको एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। तीसरा वनडे में जायसवाल सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर खेले, लेकिन उनका प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना, प्लेइंग 11 में उनको मौका नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनकी जवाब सिलेक्टर्स को देना पड़ेगा, और आगे जाके ऐसे सवालों के जवाब सिलेक्टर्स को ढूंढना भी पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, कौन सा 11, कौन सा प्लेइंग 11 वाला कॉम्बिनेशन सही बैठेगा। क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन इस वनडे सीरीज से उनकी शुरुआत हुई है, और शुभमन गिल का ये पहला सीरीज था बतौर कप्तान। तो कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनको एक भी मैच में बड़ा स्कोर नहीं मिला, तो उनका जो बैटिंग फॉर्म है वो क्वेश्चनेबल है, सवाल उठाने लायक है। ऊपर से उनकी कप्तानी भी मतलब उतना अच्छा नहीं था। जब उनको एग्रेसिव होना था तब वो बहुत ही डिफेंसिव कप्तानी कर रहे थे। खासकर कि सेकेंड वनडे में रोहित शर्मा जो बार बार शुभमन गिल को कहे जा रहे थे कि भाई सिंगल्स रोक, सिंगल्स रोक, यहाँ तक के स्टंप माइक में भी रोहित शर्मा की ये जो आवाज़ है वो साफ सुनाई दे रहा था कि सिंगल्स को रोक शुभमन, सिंगल्स को रोक। लेकिन शुभमन गिल ने वहाँ पर ध्यान खास दिया नहीं, और
और वहाँ फील्डर्स को उन्होंने बहुत ही दूर दूर फैला दिया था, जहाँ फील्डर्स को थोड़ा पास रखना चाहिए था कि ताकि सिंगल्स रोक सके। तो पता नहीं शुभमन गिल को क्या सूझ रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह कि शुभमन गिल, ठीक है, ज्यादातर कप्तानी रोहित शर्मा या तो विराट कोहली से करवा रहे थे। तो देखिए, शुभमन गिल को अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा एज अ कैप्टन। अगर मुझसे आप ये सवाल पूछे कि रोहित शर्मा से कप्तानी छीनना ये सही है या गलत, तो देखिए मेरे ख्याल से ये सही था, क्योंकि ऐसी हालात पे रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने के अलावा और कोई तरीका सच में नहीं था। क्योंकि देखिए, आप पूरे साल में 8-9 महीना क्रिकेट खेलते नहीं हो, सिर्फ आईपीएल खेलते हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खास खेलते नहीं हो, सिर्फ वनडे मैच खेलने आ जाते हो। तो ऐसे में हम कैसे भरोसा करें आप पर कि आप आगे जाकर भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलेंगे, या आगे जाकर आप 2027 वर्ल्ड कप से पहले आप रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेंगे। हालांकि आप माइक के सामने कह रहे हो कि मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा, और फिट रहने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट मैचेस खेलने पड़ेंगे। 8-9 महीना ऐसे ब्रेक लेकर बार बार वनडे सीरीज खेलने आना, ये सही बात तो नहीं बनता ना। हालांकि ये अलग बात है कि रोहित शर्मा बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनके क्रीडेंशियल्स इतना ज़्यादा है, उनके स्टैटिस्टिक्स इतना बढ़िया है कि उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इस चीज़ के लिए बार बार खातिरदारी तो नहीं कर सकते ना, बार बार खातिरदारी तो नहीं कर सकते। मतलब गौतम गंभीर अपने इंटरव्यू में एक बात बार बार कहते आए हैं कि उनको स्टार कल्चर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे देश में इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, लेकिन टीम कल्चर का इतना मतलब पूजा नहीं जाता। मतलब टीम कल्चर उतना नहीं चलता, स्टार कल्चर चलता है। एक आध स्टार के ऊपर पूरा टीम फोकस्ड रहता है, एक आध स्टार्स के ऊपर, जो गलत बात है, क्योंकि पूरा टीम को खेलना पड़ता है, 11 खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ता है। एक आध खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिताते, 11 खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ता है मैच जीतने के लिए। सही बात है। तो उस हिसाब से रोहित शर्मा से कप्तानी छीनना ये सही फैसला है। और शुभमन गिल इस वक्त मतलब सही कैंडिडेट है, क्योंकि टेस्ट में ऑलरेडी वो कप्तान है और T20 में शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो आगे जाकर हम शुभमन गिल को सारे फॉर्मेट्स में बतौर कप्तान देखने वाले हैं। सूर्या कुमार यादव जब रिटायर होंगे तब शुभमन गिल T20 में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे, इस बात पर कोई शक नहीं है। अभी तो मतलब शुरुआती दिन है शुभमन गिल के लिए, उनको आगे जाकर साबित करना पड़ेगा अपने आप को, आगे जाकर उनको और भी सीखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वनडे सीरीज से शुभमन गिल को एक बहुत अच्छा सबक मिला है। उम्मीद करता हूँ कि वो आगे जाके अपने आप को संभालेंगे, आगे जाके वो इस सबक का सही इस्तेमाल करेंगे। ये वनडे सीरीज एक्चुअली एक वेकअप कॉल भी था भारतीय टीम के लिए, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लूप होल्स को भी मतलब एक्सपोज करता है ये वनडे सीरीज। तो ये बहुत से सवाल है जिनका जवाब सिलेक्टर्स को कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर को ढूंढना पड़ेगा। इन मुश्किलों का हल इन्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, वो भारतीय सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में नहीं होगा। और साउथ अफ्रीका, वहाँ पर भी गेंद आपको बहुत ही तेज़ी से मिलेगा, तेज़ी से आएगी और बहुत ज़्यादा बाउंस करता है। ऐसे कंडीशंस में भारतीय टीम वहाँ पर मैचेस आसानी से नहीं जीत पाते। तो ऐसे कंडीशन में भी भारतीय टीम को पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। कल से T20 सीरीज शुरू होने को है। अब देखते हैं सूर्या कुमार यादव और उनके आर्मी, उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है, अब वो क्या रणनीति अपनाते हैं ताकि ये 5 मैच का T20 सीरीज वो जीत सके। अब ये T20 सीरीज भारतीय टीम जीतेगी या नहीं, ये एक और सवाल है जिसका जवाब
हमें कल से ही देखने को मिलेगा। तो आपका क्या राय है? क्या वनडे सीरीज हारने के लिए कोई और कारण क्या कहना बाकी है? तो आपके लिए वो क्या क्या कारण हैं जो वनडे सीरीज इंडिया हारी, और आप मेरे कारणों से, मेरे एनालिसिस से आप सहमत हो या नहीं? आपका क्या राय, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे ऑनेस्टली आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई और रीज़न है जो मैं बताना भूल गया या मुझे बताना चाहिए था, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।